नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल विधि जोशीला अकेडमी में। अब हम पढ़ेंगे आर्टिकल 66। दिस इज 66 इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। प्लीज नोट डाउन इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। पहला क्वेश्चन प्रीलिम्स में आएगा आपका, विच आर्टिकल डील्स विद दिस, विच आर्टिकल डील्स विद द इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। अब मैं आपको एक बताता हूँ, देखिए एक पढ़ने का तरीका और एग्जामिनर के माइंड को। कल मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको ट्रिक दूंगा, आज फिर एक ट्रिक दे रहा हूँ। ये ट्रिक मैंने शायद आज तक कभी शेयर की भी नहीं है, आज ध्यान आ गया तो आज आपको दे रहा हूँ। ये देखिए क्या ट्रिक है, और मेरे नोट्स देखोगे तो आपको वैसे ही मिलेंगे। एक आर्टिकल हमारा आया था, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट 54, इलेक्शन ऑफ वाइस प्रेसिडेंट क्या आ गया 66। अब उसी तरीके से इलेक्शन वाइस प्रेसिडेंट हो गया, इलेक्शन ऑफ स्पीकर ऑफ द लोकसभा हो गया। तो जितनी भी डिग्निटरीज है, कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफिस को होल्ड करने वाली पोजीशंस है ना, जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, जजेस ऑफ द हाई कोर्ट, गवर्नर, यूपीएससी मेंबर्स, उन सब के आपके एक अलग टेबलर फॉर्म में वो आर्टिकल अलग से होने चाहिए। अपॉइंटमेंट ऑफ द अटॉर्नी जनरल, appointment of the controller auditor general, appointment of the governor, appointment of the high court judges, appointment of the supreme court judges, appointment of the election of the president, election of the vice president. Are you getting this point? इसका फायदा क्या होगा कि आपने वो एक अलग ही आपकी क्लास होगी, वर्गीकरण कर दिया, आपने क्लासिफिकेशन कर दिया। उसी तरीके से एक बनेगी आपकी, जैसे प्रेसिडेंट को हमने क्या करा, ग्राउंड ऑफ रिमूवल। ग्राउंड ऑफ रिमूवल क्या था, वॉयलेशन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तुरंत आपके दिमाग में बत्ती जल जानी चाहिए कि यार प्रेसिडेंट में तो है ऐसा, वाइस प्रेसिडेंट में क्या है, कुछ है या नहीं है। चलिए वाइस प्रेसिडेंट का देखा, गवर्नर में क्या है, हाई कोर्ट जजेस में कौन सी ग्राउंड्स होंगी, सुप्रीम कोर्ट के जजेस की कौन सी ग्राउंड्स होगी रिमूवल की, यूपीएससी के मेंबर्स की कौन सी होगी। देन यू विल हैव ए कंपैरेटिव टेबल। तो वहां से क्या होता है कि जो 100% एक्यूरेसी वाली जो बात मैं कहता हूं आपसे कि डाउट ही खत्म, वो वहां से होता है। इस तरीके से क्वालिफिकेशंस है, एक साथ क्वालिफिकेशन आ गई, तो देन यू कंपेयर कि कौन कौन सी कॉमन है, कौन कौन सी डिफरेंट है। तो उससे जो आपका लेवल ऑफ अंडरस्टैंडिंग बनेगा वो एक अलग ही लेवल का होगा। तो कैन यू पिक अप दिस और नॉट? मेरी बात समझ में आ रही है आप लोगों को? कितने लोग करेंगे ऐसा? 66 की बात करते हैं, इलेक्शन ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट। The vice president shall be elected by the members of an electoral college consisting of this. क्या आएगा देखो, अब हम लोग कंपेयर करेंगे थोड़ा सा। Consisting of members of both houses of parliament। अगर मैं आपको कंपेयर कराऊं जरा, if I have the slide where it is, ये स्लाइड है प्रेसिडेंट की, elected members of both houses of parliament, and you please see the this is the मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट। अब कंपेयर करो आप वर्ड टू वर्ड, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस ऑफ पार्लियामेंट, सेम बट इन केस ऑफ प्रेसिडेंट इट इज व्हाट, इलेक्टेड मेंबर्स। कम ऑन, यू सी दिस वर्ड इज नॉट देयर इन केस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट, दिस वर्ड इज इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट ओनली। तो प्रेसिडेंट के जो इलेक्टोरल है दैट कंसिस्ट ऑफ ओनली ऑफ द इलेक्टेड मेंबर्स, but in case of vice president this is all the members, because वहां पे कोई adjective नहीं है elected का, it means what, all the members of both houses of parliament। तो दोनों के शब्दों में ये हो गया। जबकि नेक्स्ट लेवल का डिफरेंस है, वहां पर जो है इलेक्टेड मेंबर्स ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबलीज भी पार्टिसिपेट करते हैं, जबकि वाइस प्रेसिडेंट में केवल और केवल राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही सदनों के सदस्य करेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिफरेंस है। और यहीं पर आप देखना, जो आपका जो स्टेटमेंट्स आते हैं इसी में मारे जाते हैं स्टूडेंट, आई एम टेलिंग यू, क्योंकि इतनी बारीकी से टेक्निकली नहीं पढ़ते हैं वो पढ़ेंगे मेंबर्स, इतना पढ़ेंगे बस, ये इलेक्टेड को फोकस ही नहीं करेंगे, देन दे कांट डिफरेंशिएट इट। बट इन द केस ऑफ प्रेसिडेंट इट वाज इलेक्टेड, बट इन केस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट इट इज व्हाट, द मेंबर्स ऑफ बोथ हाउसेस, मींस राज्यसभा के सभी सदस्य, लोकसभा के सभी सदस्य पार्टिसिपेट करेंगे, वेदर दे आर इलेक्टेड और वेदर दे आर नॉमिनेटेड। एंड मेजर डिफरेंस कहां से आएगा,
स्टेट्स का कोई पार्टिसिपेशन वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन में नहीं है, जबकि प्रेसिडेंट के इलेक्शन में एमएलएज भी पार्टिसिपेट करते हैं। कम ऑन, बात समझ में आई नहीं आई? हरी अप। अगेन रूल इज सेम 66। in accordance with the system of proportional representation by means of single transferable vote and such election shall be by secret ballot। ठीक, सीक्रेट बैलेट का मतलब होता है गुप्त मतदान, ताकि पता नहीं चले आप किसको वोट कर रहे हैं। अब इसमें ज्यादा आपसे मीनिंग नहीं पूछेगा, आपसे कभी ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा कि एक्सप्लेन दिस, तो आपको ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है। केवल प्रीलिम्स के पॉइंट से केवल इतना याद रखिए, सिंगल ट्रांसफरल वोट, सीक्रेट बैलेट और प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन, बस इससे काम चल जाएगा आपका। प्लीज कम टू 66 क्लॉज 2। वाइस प्रेसिडेंट शैल नॉट बी ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट। ईदर हाउस का मतलब हुआ लोकसभा, इसका मतलब हुआ राज्यसभा। ठीक, पहली बात यही समझिए इसको कि जो वाइस प्रेसिडेंट महोदय हैं उनका इलेक्शन हो गया। अब उनसे ये अपेक्षा की जा रही है कि ही शैल नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, यानी कि ना वो राज्यसभा का मेंबर होंगे, ना ही वो लोकसभा का मेंबर होंगे, वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे। ठीक है, वो संसद के किसी भी सदन के सदस्य नहीं होंगे, एक बात। दूसरी बात यह है कि वो हरियाणा, पंजाब, कर्नाटका, तमिलनाडु या किसी भी राज्य की विधायिका के भी मेंबर नहीं होंगे। ही शैल नॉट बी मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट और दी स्टेट लेजिस्लेचर, यानी कि केंद्र की विधायिका हो या राज्य की विधायिका हो, उसमें से किसी का भी वो अंग नहीं रहेंगे, उसका भी मेंबर वो नहीं रहेंगे। तो यह हुआ रूल। लेकिन इसमें जो खास बात आएगी, ये क्लॉज हमने प्रेसिडेंट के केस में भी देखी थी, एक्चुअली सेम डिक्टो लैंग्वेज है। तो इसको पढ़ लेते हैं, क्वेश्चन कहां से आएगा। इफ ए मेंबर ऑफ ईदर हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, संसद के सदनों कि किसी का भी सदस्य या फिर हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ एनी स्टेट, इफ ए मेंबर ऑफ ईदर ऑफ द पार्लियामेंट, यू कैन से पार्लियामेंट या स्टेट लेजिस्लेचर का, एमएलए कह लीजिए या एमपी, इफ ही बिकम्स द वाइस प्रेसिडेंट, इन दैट केस व्हाट इज द लैंग्वेज, प्लीज नोट डाउन एंड राइट डाउन पी फॉर प्लिम्स, ही शैल बी डीम्ड टू हैव वेकेटेड। ये कल भी समझाया था, रेफरेंस फिर देता हूं, he shall be deemed to have vacated his seat in this house। it means ये मान लिया जाएगा कि ऑटोमेटिकली उन्होंने अपनी सीट वहां से रिक्त कर दी है, वेकेट कर दी है। डीम्ड का मतलब ये हुआ it shall be assumed now, तो there is no other procedural requirement for that कि first of all he should resign from that। ऐसा नहीं हो सकता, he cannot continue to hold that office, he cannot continue to hold that seat for few days, 30 days, 50 days, 6 months, he cannot do that। Are you getting this point? तो in that case, for example, एक MP साहब थे, एक MP थे लोकसभा MP, perhaps he was from Odisha। In the meantime, he was made Chief Minister Odisha। अब मुझे बहुत एक्यूरेटली याद नहीं है, ध्यान रखना, आप कॉन्सेप्ट पे जाना। तो क्या है वो, लोकसभा के सदस्य हैं। क्या बन गए वो, किसी राज्य के मुख्यमंत्री बन गए जाकर के। अभी वहां पर वो एमएलए बने नहीं है, क्योंकि 6 महीने का टाइम मिलता है। तो एट ए टाइम ही इज होल्डिंग 2 पोस्ट नाउ। ही इज द एमपी हियर एंड ही हैज बिकम देयर चीफ मिनिस्टर। ही डिड नॉट रिजाइन फ्रॉम हियर, फ्रॉम द लोकसभा। Meanwhile, there was a no confidence motion against the central government। केंद्र सरकार बीजेपी की सरकार थी और उन्होंने भाई साहब ने वहां से आकर के फिर यहां वोटिंग की एज ए एमपी और सरकार गिरी। अब मैं एग्जैक्टली सबके नाम वो सब भूल गया मैं, लेकिन मैं आपको समझाना चाह रहा हूं, वहां पर उनकी ऑटोमेटिकली सीट वेकेट नहीं हुई। लेकिन अगर कोई व्यक्ति वाइस प्रेसिडेंट बन जाता है या प्रेसिडेंट बन जाता है तो उसके लिए कोई रेजिग्नेशन की कोई अलग से प्रोसेस नहीं होगा। He shall be deemed to have vacated his seat। इस लाइन को अपने ना, जैसे हनुमान जी ने अपने अंदर श्री राम लिख लिया था ना सीने में, उसी तरीके से लाइन लिख लो बस। He shall be deemed to have vacated his seat। बस ध्यान रखना, you don't forget this, यहां से क्वेश्चन मिलेगा आपको। Got it or not? किस डेट से, on the date on which he enters upon his office as the vice president, you can say the date of vacation is fixed। कि कौन सी डेट से आकर के, इट मीन नाउ यू कैन नॉट कम बैक वंस यू हैव अज्यूम्ड दैट ऑफिस, यू कैन नॉट कम बैक इवन इफ यू आर रिक्वायर्ड फॉर वोटिंग। तो आप पॉलिटिकल रहे नहीं, अब अपॉलिटिकल सिचुएशन में आ गए आप। प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट शुड बी न्यूट्रल पर्संस।
ये ध्यान रखना, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। जो मैंने एग्जांपल दिया उस सबको इसका वैल्यू समझ में आ गई होगी। अब बढ़ते हैं अगली लाइन पर, क्लॉज 3, नो पर्सन शैल बी एलिजिबल फॉर इलेक्शन एज वाइस प्रेसिडेंट सिटीजन ऑफ इंडिया कंप्लीटेड द एज ऑफ 35 ईयर्स एज। ये आप सब जानते हैं अच्छी तरीके से, इसको बहुत ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है इस समय, है ना। यहां पे जरूरत है क्वालिफाइड फॉर द इलेक्शन एज द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट्स, ये ध्यान रखना, बट इट इज इंपॉर्टेंट एंड आई शुड कंपेयर इट, आई थिंक आई शुड फॉर योर काइंड इंफॉर्मेशन, क्वालिफिकेशन फॉर द इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, इससे कंपेयर करते हैं आप। देखिए, इन केस ऑफ द प्रेसिडेंट सिटीजन होना चाहिए, 35 ईयर्स एज होनी चाहिए। इन केस ऑफ वाइस प्रेसिडेंट अगेन यू सी सिटीजन ऑफ इंडिया 35 ईयर्स एज, दोनों में सेम बातें हैं, लेकिन इन दैट केस, इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ही मस्ट बी क्वालिफाइड फॉर द मेंबर ऑफ व्हाट, हाउस ऑफ पीपल, लोकसभा के लिए क्वालिफाइड होना चाहिए। और इन द केस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ही शुड बी क्वालिफाइड एज द मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ स्टेट, इट इज फॉर राज्यसभा। दिस इज द डिफरेंस, समझे आप लोग? दिखा दिया आपको, कंपैरिजन दिखा दिया आप लोगों को। इन केस ऑफ प्रेसिडेंट ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ द लोकसभा एंड इन केस ऑफ द वाइस प्रेसिडेंट ही शुड बी क्वालिफाइड टू बिकम द मेंबर ऑफ राज्यसभा, दैट इज द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। तो प्लीज नोट डाउन, ये डिफरेंस करना आना चाहिए आप लोगों को, पता चला उल्टा कराया वहां पर। इट इज नॉट द पार्लियामेंट, दे हैव स्पेसिफिकली सेड, द नेम कर दिया लोकसभा के लिए राष्ट्रपति, और कहां के उपसभापति बनने वाले हैं वाइस प्रेसिडेंट, राज्यसभा के। तो राज्यसभा के सदस्य होने की योग्यता रखनी चाहिए इनको, जाहिर बात है भाई, जहां के सभापति बनोगे आप तो कम से कम उसका एक सदस्य बनने की योग्यता होनी चाहिए आपके पास, दैट इज वाई काउंसिल ऑफ स्टेट। नेक्स्ट, a person shall not be eligible for election as vice president if he holds any office of profit under the government of India। ये सारे हम लोग पढ़ चुके हैं अच्छे तरीके से, ये वही लाइनें हैं जो कि प्रेजेंट में थी, इसमें कहीं कुछ समझाने वाली बात नहीं है, ठीक। तो 66 की क्लॉज 4 यू कैन रीड योरसेल्फ। आई बिलीव आपने ये आर्टिकल बहुत अच्छे तरीके से कवर किया होगा, लेकिन देखिए कितने भी अच्छा पढ़ लें, अगर आप लोग याद नहीं करेंगे तो यकीन मानिए वो सब वेस्ट हो जाएगा। तो प्लीज़ आई रिक्वेस्ट यू, इनको रिवाइज ज़रूर करते रहिएगा, रिवीजन रिवीजन रिवीजन, इट शुड बी मस्ट। एंड जैसा मैंने पहले भी कहा है कि हमें आपके गूगल रिव्यूज़ की भी ज़रूरत है, यूट्यूब पर आपके कमेंट्स से हमें आइडिया लगेगा, और गूगल रिव्यूज़ की ज़रूरत है आपके, अगर आप कर पाएँ तो अच्छा होगा। विद दीज वर्ड्स लेट्स एंड दिस वीडियो।